नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेंस की आंसर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे अगले क्वेश्चन पर, जिसमें जानेंगे कि उस प्रश्न को लिखने की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी की इस यात्रा में लगभग 50% नॉलेज का वो लेता है। बाकी 50% जो बचा है कि आपने जो चीज़ें इकट्ठा करे हैं, आपने जो चीज़ें गेन किया है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उनका तरीका क्या होना चाहिए, साथ में पैराग्राफ कैसे बनाएं, डायग्राम कैसे बनाएं, या तथ्य कैसे लिखें, विश्लेषण कैसे लिखें, एग्जाम्पल कैसे लिखें, उनका क्रम क्या होना चाहिए। इन सारी भूमिकाओं में आप लोग जब देख पाएंगे तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगभग आप यूपीएससी की पूरी यात्रा में लगभग आपको 3000 से लेकर 4000 बीच के प्रश्नों का अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब तक आप इतना अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो आंसर राइटिंग आपकी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए कि यहाँ से आज का जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ मैं, और जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर लेखन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सारे प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं एग्जाम में आए हुए मैं लेके आता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से एक लास्ट ईयर के पेपर से हम दिमाग की फिल्म बना पाते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं, उनको लिखना कैसे चाहिए। राइट, क्या क्वेश्चन है? भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करें। एनालाइज द वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। कितना अच्छा क्वेश्चन दे गया है। अब प्रश्न अच्छा है, लेकिन इसको अगर मैं बोलूं कि मानव संसाधन के लिए हम लोग क्या करें, तो हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट निकल के आ सकते हैं, बहुत सारे डायमेंशन तरीके से हो सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न को लिखने के लिए हमें किन किन मूलभूत बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये एक विषय बन जाता है। तो अगर हम लोग देखें कि हमें इस प्रश्न में क्या चाहिए, पहले सबसे बड़ी नीड है कि हमें इस प्रश्न को बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो आपको यहाँ से 3 चीज़ों पे काम करना है इसके एस्पेक्ट में देखा जाए। पहला, मानव संसाधन क्या होता है, इसको बताना पड़ेगा थोड़ा सा 1 से 2 लाइन में, क्योंकि हमारे पास प्रश्न का जो दायरा है वो उसने दे दिया है 125 वर्ड, और 8 नंबर में यूपीपीसीएस में प्रश्न आया है। तो सोचिए 125 वर्ड जब आपके सामने एक डेडलाइन डालती हो तो बड़ा गंभीर सा विषय बन जाता है कि हम उसको कैसे टैकल करें। नंबर 2, आप बताएंगे मानव संसाधन के लिए जब विश्लेषण करेंगे तो कौन कौन से पहलू हैं, ध्यान रखना, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जहां हमें विशेष ध्यान देना है, कि क्या इसका दृष्टिकोण है मानव संसाधन का, क्यों इंपॉर्टेंट है मानव संसाधन। थोड़ा सा यहाँ विश्लेषण कर लीजिएगा कि किन किन विषयों पर हमने क्या करना है, विशेष ध्यान देना है, चर्चा करेंगे। और तीसरा, थोड़ा निष्कर्ष के बारे में 1 से 2 लाइन में आप डिफाइन कर दीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जिनको दूर करके भारत जो है मानव संसाधन की तरफ बढ़ सकता है या बेहतर कर सकता है, या आर्थिक समृद्धि के साथ साथ विकसित समृद्धि की तरफ हम लोग ध्यान रखना बढ़ पाएंगे। तो ये एक पूरा एक फिल्म बन जाएगी। जब आप इन सब चीज़ों को सजाएंगे तो बड़ा मजा सा आ जाएगा। इस प्रश्न को भी आप लिख के मुझे भेजिएगा। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में या मानव संसाधन में क्या लिखेंगे। पहला एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट पे हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। पहला एस्पेक्ट क्या है, मानव संसाधन। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स ये है क्या, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। जब भी आप इसको लिखने का प्रयास करें तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा कि लगभग 1.4 मिलियन से अधिक लोग जो भारत में चीन से दूसरे स्थान पर, ध्यान रखना यहाँ सबसे आबादी वाला भारत जो निवास करता है, और ऐसा उम्मीद है कि 2040 तक, या ऐसे लिखेंगे 2040 तक जो आबादी है चीन की आबादी को हमारी पार कर जाएगी, जिसमें भारत में 15 से 55 वर्ष के बीच के लोग जो हैं वो लगभग अधिक मात्रा में 60% मात्रा में निवास करते हैं। अब इन जनसंख्या से किस तरीके से, ध्यान रखना, लोगों को लाभों से जोड़ा जाए, इस पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। तो जब आप 1 से 3 लाइन में लगभग इसको डिफाइन कर देंगे, और इसको जब आप डिफाइन कर देंगे तो आप समझ जाएंगे मानव संसाधन क्या है। इसका मतलब है कि भारत में लगभग 1.4 मिलियन के आसपास जनसंख्या निवास करती है, जो चीन के बाद क्या है, दूसरे स्थान पर है। आपने एक संभावना भी जता दी, ध्यान रखना, कि 2040 तक हम लोग चीन से आगे निकल जाएंगे। उसके बाद आपने ये भी बता दिया कि 15 से लेकर 55 साल के बीच के अधिक लोग यहाँ निवास करते हैं। इन लोगों को लाभों के साथ में अगर जोड़ा जाएगा तो उस पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या कह देंगे, मानव संसाधन कह देंगे। तो दिमाग में एक फिल्म बन जा रही हो। अब प्रश्न आता है कि प्रबंधन का दृष्टिकोण क्या हो, दूसरा पॉइंट यहां से आ जाएगा। आप इसको सीक्वेंस में लिख के मुझे भेजिएगा, और प्रबंधन का दृष्टिकोण क्या होगा उसके एस्पेक्ट में आप कम से कम, ध्यान रखना, कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिख दीजिएगा। पहला दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो पहला दृष्टिकोण में आप यही लिखिएगा कि जनसंख्या को स्थिर करना एक बड़ी, यहाँ पे क्या है, मानव संसाधन का जनसंख्या को स्थिर करना। ये जब लिखेंगे और इसके एस्पेक्ट में 3-4 बातें लिख दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि विकास दर को देखते हुए,
रोजगार सृजन को देखते हुए हमारी जो विकास दर है उसको स्थिर करना बहुत जरूरी है। जबकि हम भारत जो है प्रजनन दर जो है 2.1 है, जब उसके बहुत ही करीब है, तो भारत को क्या करना पड़ेगा, पहले इस जनसंख्या को स्थिर करने के लिए कुछ प्रयासरत कार्यक्रम या प्रयासरत योजनाओं के माध्यम से या प्रयासरत अवेयर के माध्यम से जनसंख्या स्थिर करनी पड़ेगी। इससे मानव संसाधनों को यूटिलाइज हम लोग कर पाएंगे। नंबर 2 पॉइंट यहाँ से 2 बन जाता है, वो अधिक कौशल, ध्यान रखना, अधिक कौशल की तरफ हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिएगा, जनसंख्या जो हमारे देश में लगभग निवास करती है वो कुशल उत्पादक नहीं है, यानी जो एक फैक्ट्री को या एक कंपनी को चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए क्या है कि जो जनसंख्या होने के उपरांत भी हम बेहतर कुशल नहीं बना पा रहे, स्किल नहीं बना पा रहे हैं, और स्किल ना बना पाने की वजह से हमारे पास जो प्रोडक्शन है, जो हमारे पास उत्पादन है, वो बेहतर नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे पास आयात क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट बनेगा यहाँ से निकलने के लिए कि हमें जनसंख्या को अधिक कौशल विकास की तरफ मोड़ना पड़ेगा। और फिक्की की ये रिपोर्ट भी कहती है, क्या कहती है, कि भारत का जो कार्यबल है पूरे वर्ल्ड में वो सबसे कम है, यानी एक घर में 10 लोग हैं और वहाँ एक ही लोग के पास नॉलेज है या एक लोग कमाता है, बाकी नो के नो यहाँ पे आराम से बैठ के खा रहे हैं। इसका मतलब उनके पास कोई इनोवेशंस नहीं है, उनके पास कोई आइडिया नहीं है, उनके पास कोई वर्किंग प्रणाली नहीं है, तो यानी कि वो स्किल्ड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक कौशल विकास की तरफ ध्यान रखना, मोड़ना पड़ेगा। और इसको रिपोर्ट में आप सो भी कर देंगे, फिक्की की रिपोर्ट के आधार ये कहा गया है कि भारत का जो कार्यबल है दुनिया में सबसे कम है। इसलिए जापान को तुम देख लो, अमेरिका को देख ली, जनसंख्या कितनी सी कम है, फिर भी उसकी विकास दर, उसकी जो समृद्धि दर है, उसकी जो ग्रोथ है, आप देखो कितना रेशियो में जा रही है। तीसरा पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो मानव विकास है उस पे विकास, मानव विकास है उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब ये मानव विकास क्या है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, ये सारी जो व्यवस्थाएं ध्यान रखना है, ये सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ निजी जिम्मेदारी बनती है कि इन पे हम लोग कार्यरत रहें। हमारे देश में अगर शिक्षा के बारे में 2 मिनट में अगर आपसे बताऊं, तो हमारे देश में शिक्षा में इतनी पावर नहीं कि एक व्यक्ति एलकेजी यूजी पढ़ते हुए जब 12th पास कर लेता है, उसके बाद यूजी कर लेता है, वो पीजी कर लेता है, यानी अपने जीवन के लगभग 21 से 22 साल या 25 साल जब उसने एजुकेशन विश्वविद्यालयों में या स्कूलों में गुजार दिए, उसके बाद वो 25 साल के बाद जब वो वहाँ से निकलता है उन कॉलेजों से, विश्वविद्यालय से, उतनी पावर नहीं उसको 10,000 रुपये की भी कहीं नौकरी या 10,000 रुपये का कोई रोजगार मिल जाए। क्यों? क्या एक आदमी 25 साल तक आपकी लालसा में गुजरता रहा कि पढ़ाई करने के बाद मैं ऐसा करूंगा, ये अचीव करूंगा, ये गोल होंगे, ये सपने होंगे? क्योंकि आप जानते हैं जब 25 साल के बाद, 20 साल का जब बच्चा निकलता है स्कूल से, तो उसकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली में इतना दम नहीं कि 20-25 साल तुम्हारे हमने आसार से गुजार लिए फिर भी हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो उसके लिए क्या वजह है? शिक्षा प्रणाली को बेहतर करना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर करना पड़ेगा, सुरक्षा प्रणाली को बेहतर करना पड़ेगा, व्यवस्थित तरीके से चीजें योजनाएं चलानी पड़ेंगी। तो ये क्या है, एक विकास। मतलब आज के समय भारत में लगभग 60% युवा निवास करता है, और 60% युवा निवास करने के बाद उनके हाथों में काम नहीं है, उनके हाथों में झंडे हैं। किसके? भारत माता की जय। रोज बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार खाने के लिए कहां से आएगा? देश विकास कैसे करे? विकास के मानक ये थोड़ी है कि भारत माता की जय, इसकी जय, उस पार्टी की जय, उस नेता की जय। यार ये विकास के मानक हैं क्या? फिर तो सब लोग चलते हैं, हम 140 करोड़ जनसंख्या है, चलते हैं और बोलते हैं ठीक है भैया तुम्हारी ही जय, तुम्हारी ही जय। बताओ सबको देश कहाँ लेके जाना है आपको? उसके लिए आपको इनोवेशंस करने पड़ेंगे। उनके हाथों में झंडों की जगह ध्यान रखना, उनके हाथों में कलम थमानी पड़ेगी, उनके हाथों में टेक्नोलॉजी थमानी पड़ेगी, उनके हाथ में इनोवेशंस देने पड़ेंगे, उनको स्किल्ड करना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। तुम्हें ये करने के लिए प्रतिभा पाए। ये थोड़ी है कि यहाँ भारत माता की जय बोलने के लिए आए थे। जय बोलो, अच्छी बात है, लेकिन यार उसके लिए तुम्हें देश को आगे लेके कहाँ जाना, देश का सपना क्या है, अमेरिका कहाँ जा रहा है, जापान कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो? तो सोच लो कम से कम। हम धर्मों में उलझे चले जा रहे हैं, हम व्यवस्थाओं में उलझे चले जा रहे हैं, हम सिस्टम में बंधे हुए चले जा रहे हैं। क्या इसलिए मानव के लिए खोज की थी क्या इस पृथ्वी पर? तो यहाँ इन सब चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। आप इसको आराम से लिखिएगा, और भी पॉइंट आप लोग इसमें लिखें तो बड़ा मजा सा आ जाएगा। और इसमें क्या पॉइंट हो सकते हैं देखिएगा, जो सामाजिक सुरक्षा है ध्यान रखना, इसको बेहतर करना पड़ेगा। जो हमारी सामाजिक सुरक्षा है इसको भी बेहतर करना पड़ेगा। जो हमारे पास सामाजिक सुरक्षा है इसको भी बेहतर करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, हमारे पास जो कार्य प्रणाली है वो बेहतर ना होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, आज के समय में लगभग इंडिया में अगर देखा जाए 52% मेल है और 48% क्या फीमेल है। क्या ये जो महिलाएं हैं इनका पार्टिसिपेशन कितना है इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ में?
इनका पार्टिसिपेशन कितना है इनोवेशंस में, आइडिया में, क्यों नहीं है? क्योंकि इनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। हालांकि सुरक्षा और भी कारणों से हो सकती है, लेकिन हम अगर एक बोर्ड है तो मानव सुरक्षा के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट बनता है कि आर्थिक विकास को बनाए रखना पड़ेगा। आर्थिक विकास को बनाने की वजह यह है कि अगर हम लोग सही टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, इनोवेशंस नहीं करेंगे, आइडियाज नहीं लेके आएंगे, तकनीकी प्रबंधन नहीं करेंगे, साइबर क्राइम को नहीं रोकने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? हमारे पास जो चीजें हैं वो खत्म होती चली जाएंगी। एग्जाम्पल समझिएगा, आज भारत के अंतर्गत हर युवा के हाथ में नहीं, हर किसी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, लेकिन वो चलाना जानता है? क्या देख रहा है वो यूट्यूब पे यही सब दुनिया देख रहा है ना, कैसे डांस किया जाता है, कैसे किसी को मारा जाता है, कैसे आफ्ताब बना जाता है, कैसे गोली चलाई जाती है, घर में मटर कैसे किए जाते हैं, यही सब सीख रहा है ना। ये थोड़ी सब सीख रहा है कि चंद्रमा पे कैसे जाना है, इस स्वास्थ्य में समस्या आ रही, कोरोना आ रहा है, इसको कैसे बचना, ये सब देख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हमें टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इनबिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आप ये सब चीज़ों को बिल्ड नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलें कि जो हमारे पास जो यूथ है, घर में जो लोग हैं, उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी मानव विकास को बेहतर करने के लिए हमें इन एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। और भी एक दो एस्पेक्ट ले सकते हैं। अधिक रोजगार सृजन करना पड़ेगा, अधिक रोजगार सृजन। अब रोजगार का मतलब कोई गवर्नमेंट नौकरी थोड़ी है। रोजगार का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीवन याचिका के लिए अपना प्रबंधन कर सके। जैसे कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 12 मिलियन, ध्यान रखना, 12 मिलियन लोग प्रति वर्ष रोजगार पाने के लिए बाजार में आते हैं। लेकिन यहाँ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो ढांचा है, जो 1 से 2 मिलियन ही दे पाता है। तो एवरी ईयर 10 से 12 मिलियन, 10 मिलियन लोग जो हैं क्या करते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। तो यहाँ इंडियन सिस्टम को ध्यान रखना, कहीं ना कहीं रोजगार के प्रति ध्यान रखना, सहज रहना पड़ेगा। वहाँ उत्पादकता के साथ साथ लोगों की रोजगार के उत्पादन के जो क्षेत्र हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे तो आप ये मान के चलिए अर्थव्यवस्था डैमेज होती चली जाएगी। मान लीजिएगा कि यहाँ पे अगर यहाँ रोजगार सृजन में सिर्फ 12 मिलियन लोग एवरी ईयर यहाँ से आ रहे हैं डाटा के अकॉर्डिंग, और 1 से 2 मिलियन ही यहाँ रोजगार सृजित हो रहे हैं, तो क्या होगा? मारामारी होगी नहीं होगी? नॉर्मली बात होगी। तो यहाँ लोगों ने आर्थिक रोजगार को कहीं ना कहीं अलग तरीके से जोड़ लिया है। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक इन मुख्य बिंदुओं पर हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 125 वर्ड में लिखना है, तो ये 1.2.3.5.6.7 पॉइंट को अगर डिफाइन कर देंगे, इसको लिखें, इसके आगे थोड़ा सा कुछ डाल दीजिएगा, यहाँ लिखें, इसके आगे कुछ थोड़ा सा डाल दीजिएगा, यहाँ लिखें, कुछ डाल दीजिएगा, और जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में लगभग यहाँ 110-115 वर्ड बन जाएंगे। ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है? लास्ट पॉइंट जो हमने समझा, इसको और आप इन्वॉल्व कर लीजिएगा कि यहाँ पे निष्कर्ष में क्या लिख पाएंगे। तो लास्ट पॉइंट पे यहाँ निष्कर्ष को डाल दीजिएगा, और निष्कर्ष में आप जानते हैं कि निष्कर्ष हमेशा समाधात्मक होना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा ध्यान रखना, तो एक व्यक्ति करे समाधान होना चाहिए। तो हम यही लिखेंगे, इन चिंताओं को दूर करते हुए, इन समस्याओं को दूर करते हुए ध्यान रखना, अपने मानव संसाधन की तरफ ध्यान रखना, हम लोग बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। जिस तरीके से ध्यान रखना, अब किसान व्यक्ति है, वो कैसे आय प्राप्त करे उसको भी जानना पड़ेगा। एक युवा है, उसको भी जानना पड़ेगा कैसे आय प्राप्त करे। एक महिला है, अपनी आय को कैसे बढ़ाए, उसको भी हम लोग काम करना पड़ेगा। कोई अन्य व्यक्ति, वो भी कैसे आय को प्राप्त करे। यानी यहाँ मल्टी डायमेंशन ध्यान रखना, चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। ये सारी चिंताओं को दूर करते जब हम लोग काम करेंगे तो मानव संसाधन का प्रयोग क्या हो जाएगा? बेहतर किया जाएगा। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि हमारा ये सेशन जो आंसर राइटिंग कैसे लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिख के मुझे भेजिएगा। आपको ग्रुप में भी मैं ऐड कर दूंगा। उसके उपरांत जो उसका प्रश्न का आंसर बेहतर होगा, उसका मॉडल आंसर बता दूंगा। मैंने इसका पूरा एक सिनॉप्सिस तरीके से आपको बता दिया कि 125 वर्डों में इस प्रश्न को कैसे लिखना चाहिए। कैसी लग रही है आपको सीरीज, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।